हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों आज हम लोग जानने वाले हैं करंट अफेयर 25 अक्टूबर की, और ये हमारा पार्ट 8 रहने वाला है। तो दोस्तों आज का पहला क्वेश्चन हमारा है। पहला क्वेश्चन में दिया है एशियाई पैरा गेम्स 2023 में एक ही संस्करण में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन है। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए अंकुर धामा, ऑप्शन नंबर बी प्राची यादव, ऑप्शन नंबर सी मिचेल डगलस, माइकल डगलस जिसको बोलते हैं, ऑप्शन नंबर डी नरगिस मोहम्मदी। तो अगर हम बात करते हैं पैरा और पैरा एशियन की, तो पैरा का मतलब होता है विकलांग लोग के लिए। ठीक है, ये किसके लिए है? विकलांग लोगों का गेम है, और ये गेम वहीं पर होता है जहां पर एशियन गेम होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं पैरा एशियन गेम। ठीक है, पैरा पैरा एशियन गेम। ठीक है, ये 2022 का गेम था लेकिन 2023 में हुआ है। ये आपको ध्यान देना, 2022 का गेम 2023 में क्यों हुआ? क्योंकि उस समय कोरोना था। ठीक है, अगर हम बात करते हैं पैरा एशियन गेम, ये कहाँ पर हो रहा है? ये कहाँ पर हो रहा है, फटाफट बताओ। ये होंगजाओ। ठीक है, कहाँ हो रहा है? होंगजाओ, चीन में हो रहा है। होंगजाओ कहाँ पे है? चीन में है। अगर बात करते हैं ये कौन सा संस्करण है, तो कौन सा संस्करण है? ये चौथा संस्करण है। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं इनके शुभंकर, इस बार का शुभंकर कौन है? तो शुभंकर की अगर हम बात करते हैं तो शुभंकर कौन है? फाइव फ्री पक्षी। कौन है? फाइव फ्री पक्षी। फाइव फ्री पक्षी इस बार का शुभंकर है। ये भी आपको याद रखना है। कब से कब तक होएगा? ये 22 अक्टूबर से चल रहा है, आपको मालूम ही है। और ये 28 अक्टूबर तक चलने वाला है, यानी कि 3 दिन और चलेगा। ठीक है, और बात करते हैं इसमें खेल की, तो इसमें 22 खेल हैं। ठीक है, कितने खेल हैं? 22 खेल हैं, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें भारतीय खिलाड़ी कितने गए हैं आपको याद रखना है। भारतीय खिलाड़ी पूरे 313 खिलाड़ी गए हैं, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगर बात करते हैं कि ध्वजवाहक कौन था, अगर भारत की तरफ से ध्वजवाहक कौन था, ये आपको बता दे तो ध्वजवाहक ध्वजवाहक कौन था? ध्वजवाहक थे पारुल परमार और अमित सिंह। कौन थे? पारुल, कौन थे? पारुल परमार और अमित सिंह थे। कौन थे? अमित सिंह थे। ये भी आपको याद रखना है। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन एग्जाम में ये खास तौर पे पूछ लेते हैं। अच्छा, ये तो रहा हमें पैरा ओलंपिक के बारे में नॉर्मल जानकारी। अभी तक गोल्ड कितने मिल चुके हैं? अभी तक भारत को 14 गोल्ड मिल चुके हैं। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, 14 गोल्ड मिल चुके हैं। अगर बात करते हैं तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, अंकुर धामा। अंकुर धामा पैरा ओलंपिक में 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं। और किसमें किसमें? एक 1500 मीटर। ठीक है, ये धावक है, आपको बता देते हैं ये कौन सा गेम खेलते हैं। ये धावक हैं। और ये एक 5000 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये आपको याद रखना है कि मतलब इन्होंने एक ही पैरा ओलंपिक गेम में 2 गोल्ड मेडल जीते हैं, अंकुर धामा। अगर बात करते हैं प्राची यादव की, तो प्राची यादव भी पैरा ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीती हैं। और बात करें माइकल डगलस की, तो माइकल डगलस किसे समझ रहे हैं? इन्हें सत्यजीत रे लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया। ठीक है, लाइफ टाइम अवार्ड दिया गया है, अभी आपको याद रखना हाल ही में। और बात करते हैं नरगिस मोहम्मदी की, तो नरगिस मोहम्मदी कहाँ की है? ये ईरान की है। कहाँ की है? ये ईरान की है। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार इस बार दिया गया है, ये भी आपको याद रखना है। शांति का नोबेल पुरस्कार इन्हें दिया गया है। ठीक है, कहाँ की है? ये ईरान की है, ये आपको ध्यान रखना है। शांति के लिए इस बार इन्हें 2023 का नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये तो रहा हमारा पैरा एशियाई। अब हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि पैरा एशियाई में अभी तक कितने लोग गोल्ड मेडल जीते हैं, उनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहले बात करते थे नीरज यादव। ठीक है, नीरज यादव ने मेन डिस्कस थ्रो में गोल्ड मेडल जीता है। प्राची यादव जो अभी हमने बताया, इन्होंने कॉनवे में वोमेन्स KL2 में गोल्ड जीता है। कॉनवे का मतलब क्या होता है? जो नाव चलाते हैं। ठीक है, और दीप्ति जीवांगी की बात करते हैं, इन्होंने वोमेन्स 400 T20 गोल्ड जीता है। और प्रवीण कुमार को एथलेटिक्स में देखा जाए तो मेन हाई जंप मेरे में T64 में गोल्ड जीता इन्होंने। अवनी लखेरा, इन्होंने शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड जीता, ये भी आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अवनी लखेरा। ठीक है, और प्रणव शर्मा की बात करते हैं एथलेटिक्स में, मेंस में इन्होंने गोल्ड जीता है, ये आपको याद रखना है। और शैलेश कुमार की बात करते हैं तो ये भी हाई जंप में T63 में गोल्ड मेडल जीते हैं। अब बात करते हैं निशांत कुमार की। निशांत कुमार भी एथलेटिक्स में
मेंस हाई जंप में T47 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, आपको ध्यान रखना। अंकुर धामा अभी बता दिया हमने 5000 मीटर और 1500 मीटर दौड़ में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ये अभी तक 2 गोल्ड मेडल जीत चुके हैं पूरे पैरा एशियन ओलंपिक गेम में। अभी 3 दिन और होने हैं, पता नहीं एक आधा और बढ़ जाए, कोई भरोसा नहीं, ठीक है। इमेज के साथ हम लोग देख लेते हैं नीरज यादव, ठीक है। ये थ्रोअर है, ठीक है, डिस्कस थ्रोअर है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, आप देख सकते हैं नीरज यादव की फिगर, ठीक है। और ये प्राची यादव, ठीक है, ये कॉन्वे मतलब बोल सकते हैं बोट रेसिंग में प्राची यादव को गोल्ड मेडल जीत मिला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हमने बताया अभी दीप्ति जीवांजी की, ठीक है। दीप्ति जीवांजी एथलेटिक्स है, ठीक है, मतलब कि ये प्रकार की दौड़ करती हैं। 400 मीटर में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, आपको ध्यान रखना है। और ये हाई जंप में प्रवीण कुमार को गोल्ड मेडल मिला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। और इधर बात करते हैं अवनी लखेरा की बात का, हमने बताया ना शूटिंग में 10 मीटर एयर राइफल में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट ये आपको याद रखना ही है, ठीक है। प्रणव शर्मा को एथलेटिक्स में, ठीक है, मेंस क्लब थ्रोअर ये भी है, ठीक है। थ्रोअर में 2 लोग को मिला है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। ये प्रणव शर्मा करके हैं, इन्हें भी गोल्ड मिला है। और बात करते हैं शैलेश कुमार को, तो शैलेश कुमार भी एक प्रकार के हाई जंपर है, T63 में इन्हें गोल्ड मेडल जीता है, आपको याद रखना है शैलेश कुमार। और इधर निषाद को गोल्ड मेडल मिला है, किसके लिए, ये भी हाई जंप के लिए, हाई जंप के लिए भी 2 खिलाड़ी हो गए, ये याद रखना है, ठीक है। और इधर बात करते हैं तो मेंस 500 मीटर T11 में इन्हें मिला है गोल्ड, ठीक है, किसको, अंकुर धामा को। तो अंकित धामा को इसमें मिल गया एक 1500 और एक 5000 मीटर में इन्हें गोल्ड मेडल मिला, मतलब टोटल 2 गोल्ड मिले हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, दूसरा क्वेश्चन हमारा है कि हाल में वैश्विक कर चोरी रिपोर्ट 2024 जारी हुई है, इसमें किसने ये जारी किया है। तो ऑप्शन बात करते हैं, ऑप्शन 1 यूएनओ, ऑप्शन नंबर बी WHO, और बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी WTO, और ऑप्शन नंबर डी इंटरनेशनल कोर्ट। तो अगर बात करते हैं तो वैश्विक चोरी रिपोर्ट की, ठीक है, वैश्विक चोरी रिपोर्ट अभी जारी हुई है, ठीक है, चोरी रिपोर्ट। अच्छा, ये जारी कौन करता है, ठीक है, 2023-24 ये जारी हुआ, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, ये जारी कौन करता है, ये जारी करता है यूरोपीय कर वेधशाला। कौन करता है जारी, यूरोपीय कर वेधशाला जारी करता है, ये भी याद रखना है। यूरोपीय कर एक प्रकार के यूएनओ का ही बॉडी है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ये किसके बारे में बताता है, ये किसके बारे में बताता है, ये बताता है कर चोरी। अब कर कौन चोरी करता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो अरबपति हैं, वो कर चोरी करते हैं, एक अलग कंपनी बना के, खोखली कंपनी जिसको बोलते हैं, उसको बनाकर ये लोग कर चोरी करते हैं। तो अभी वैश्विक चोरी रिपोर्ट ने एक और कर लगाया है इन पर, GMT, क्या बोलते हैं उसको, GMT, जिसका फुल फॉर्म जानते हैं हम लोग, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ठीक है। क्या है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स, ठीक है, ग्लोबल मिनिमम टैक्स लगाया है। ये पूरे इनके सैलरी का, ठीक है, इनके जो आय का है, आय का टोटल 2% इन पे लगा है, ये हम लोग पे नहीं लगेगा, अरबपतियों पर लगेगा। ये लोग टैक्स चोरी करते हैं, इनकी रिपोर्ट जारी कौन करता है, यूएनओ करता है, ये आपको याद रखना है। यूएनओ की स्थापना कब हुई थी, 24 अक्टूबर 1945। इसके कितने अंग हैं, इसके बात करते हैं, इसके कितने अंग हैं, 6 अंग हैं, आपको याद रखना है, ठीक है। WHO की बात करते हैं तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्जरलैंड, कहाँ पे है, जेनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है। और WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ये भी जेनेवा स्विट्जरलैंड में ही है, ठीक है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये आपको याद रखना है, इसका भी हेडक्वार्टर, ठीक है। और इधर बात करते हैं इंटरनेशनल कोर्ट, इसका मुख्यालय कहाँ पे है, द हेग, कहाँ पे है, द हेग। अब हेग कहाँ पर है, ये कहाँ पर है द हेग, ये नीदरलैंड में, ठीक है, नीदरलैंड में ये है, आपको याद रखना है। तो कौन ये जारी किया है वैश्विक चोरी का रिपोर्ट, यूएनओ, ठीक है, यूएनओ जारी किया है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। हम बात करते हैं कि कुछ इंडेक्स के बारे में जान लेते हैं, जैसे ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसमें सबसे पहला रैंक जो है ये अमेरिका की है, दूसरा किसकी है, ब्रिटेन की है,
और तीसरा किसकी है, फ्रांस से। भारत की बात करते हैं तो भारत की रैंक भारत की 42 है, ठीक है। बात करते हैं क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 की। इसमें रैंक 1 2 3 किसी का नहीं आया है, टॉप 3 पोजीशन में कोई नहीं आया है, चौथे नंबर पे डेनमार्क आया है। भारत की बात करते हैं तो 8वां नंबर पे है, आपको याद रखना है। अच्छा, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की बात करते हैं, ठीक है। इसमें जापान का सबसे बढ़िया पासपोर्ट है, सबसे नंबर 1 पे है जापान और सिंगापुर का, और दूसरे नंबर पे साउथ कोरिया, और तीसरे पे कौन है, जर्मनी और स्पेन है। और भारत की बात करते हैं तो भारत के पासपोर्ट इंडेक्स में 84 रैंक है, ठीक है, 84 रैंक। बात करते हैं वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करते हैं, तो ये इसमें सबसे ज्यादा हैप्पी जो कंट्री है कौन है, फिनलैंड है, दूसरे पे डेनमार्क है, तीसरे पे आइसलैंड है। अपने भारत देश की बात करते हैं तो भारत देश 126वें स्थान पे है, ये आपको याद रखना है। अगर सिर्फ पासपोर्ट इंडेक्स 2023 की बात करते हैं, इसमें यूएई सबसे पहले है, ठीक है, स्वीडन दूसरे पे, तीसरे पे जर्मनी। भारत की बात करते हैं तो भारत का रैंक 144 है, आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं इलेक्ट्रॉल डेमोक्रेसी इंडेक्स 2023 की, तो ये सबसे नंबर 1 पे डेनमार्क है, और अगर भारत की बात करते हैं तो 108 है, ठीक है। ग्लोबल टेरिटरीज इंडेक्स 2023 में अफगानिस्तान नंबर 1 है, ये आपको ध्यान रखना है आतंकवाद में, और भारत की रैंक कितनी है, 13 है, आपको याद रखना है। अच्छा, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2023 की बात करते हैं, किसकी सेना अधिक ताकतवर है, तो सबसे ताकतवर किसकी है, यूएसए की है। दूसरे नंबर की बात करते हैं तो रसिया है, तीसरे पे कौन है, चाइना। भारत की बात करते हैं तो इसका रैंक चौथा है, आपको याद रखना है कि यूएसए और रूस और चाइना के बाद भारत का रैंक आता है। बात करते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2023, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में बेलारूस नंबर 1 पे है, और भारत की बात करते हैं तो ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 111वें रैंक में है, आपको याद रखना है। अच्छा, बात करते हैं ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2023 की, तो ये आइसलैंड सबसे नंबर 1 पे है। भारत की रैंक बात करते हैं तो 123, ठीक है। अगर बात करते हैं तो इंडिया में एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट इंडेक्स की बात करते हैं, जो कितना ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा रैंक सबसे पहले किसकी है, तो तमिलनाडु राज्य सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है। और अगर यूनियन टेरिटरी की बात करते हैं तो लक्षद्वीप से सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में 7वीं फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कहाँ पर आयोजित किया गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए पाकिस्तान, ऑप्शन नंबर बी भारत, ऑप्शन नंबर सी सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी यूएई। तो अगर बात करते हैं हम कि फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव क्या है, फ्यूचर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव इनिशिएटिव। अच्छा, ये बात करते हैं ये किस क्रम का है, ये किस क्रम का है, तो इसका 7वां, जैसे आप क्वेश्चन में देख सकते हैं 7वें क्रम का है, ठीक है। अगर बात करते हैं कि ये कहाँ पर हो रहा है, इसका आयोजन कहाँ पे हो रहा है, इसका आयोजन कहाँ हो रहा है, रियाद में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, रियाद। अब रियाद कहाँ में है, ये सऊदी अरब में है, ठीक है, सऊदी अरब में है। ये आपको बात करते हैं। अगर बात करते हैं भारत की तरफ से ये कौन भाग लेगा इसमें, भारत की तरफ से कौन भाग लेगा, तो ये पीयूष गोयल लेंगे, ठीक है, कौन लेंगे, पीयूष गोयल लेंगे, ये भी आपको याद रखना है। अब पीयूष गोयल प्रेजेंट टाइम में क्या है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि ये क्या है प्रेजेंट टाइम में, ठीक है, ये कमेंट बॉक्स में आपको बताना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि इस बार की जो फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव है, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम क्या है, इसकी थीम है, इसकी थीम है द न्यू कंपास। क्या है, द न्यू कंपास, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, नई वैश्विक व्यवस्था। क्या है, नई वैश्विक व्यवस्था, नई वैश्विक व्यवस्था बोलते हैं इसको। इसका मतलब ये होता है इसका। और अगर डीप में मतलब जानना चाहते हैं तो नया कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा फायदा होगा, किस जगह पर, ये दिशा दिखाने का काम करेगा कौन, फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव। मतलब फ्यूचर में आप कहाँ पर इन्वेस्ट करेंगे तो आपको ज़्यादा फायदा होगा। तो इससे रिलेटेड ये जारी किया गया या आयोजित हुआ है, कहाँ पे, सऊदी अरब में हुआ है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, चौथा वाला, कि हाल ही में अत्यंत दुर्लभ ईस्टर्न ऑस्प्रे गिद्ध का सफलतापूर्वक प्रजनन कहाँ पर हुआ। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए ब्राजील, ऑप्शन नंबर बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर सी जापान, ऑप्शन नंबर डी भारत। अगर हम बात करते हैं कि ऑस्प्रे गिद्ध, ठीक है, ऑस्प्रे गिद्ध, इसका अभी सफलतापूर्वक क्या हुआ, प्रजनन हुआ, क्या हुआ, प्रजनन हुआ है।
इसका सफलतापूर्वक प्रजनन हुआ है। अगर बात करते हैं तो ये कहाँ पर हुआ है, तो ये कहाँ पर हुआ है, ये हुआ है ऑस्ट्रेलिया में। ठीक है, कहाँ पे हुआ है, ऑस्ट्रेलिया में हुआ है। आपको याद रखना है इसका प्रजनन हुआ है ऑस्प्रे गिद्ध। ऑस्प्रे गिद्ध एक गिद्ध की प्रजाति है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, हम थोड़ा सा ऑस्ट्रेलिया के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है कि प्यासी भूमि का देश। क्या बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया को, प्यासी भूमि का देश, भूमि का देश। अगर हम इसका दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी कैनबरा है। इसकी राजधानी क्या है, कैनबरा है। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में क्या पर है, एक बहुत बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है। क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ये आपको याद रखना है। अच्छा, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है तो ये किससे बना हुआ है, मूंगा चट्टान का बना हुआ है। मूंगा चट्टान का बना हुआ है। अच्छा, मूंगा चट्टान का भारत में भी कुछ बना है, हाँ बना है। कौन सा, पूरा का पूरा लक्षद्वीप बना हुआ है। पूरा का पूरा लक्षद्वीप किससे बना हुआ है, मूंगा चट्टान से बना हुआ है, आपको याद रखना है। ठीक है, मूंगा चट्टान से, ग्रेट बैरियर रीफ यहीं पर आपको याद रखना है। अच्छा, अगर बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को क्या बोलते हैं, तो वहां पर बोलते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में घास के मैदान को डाउन्स। क्या बोलते हैं, डाउन्स बोलते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि कुछ घास के मैदान की, ठीक है, कुछ घास के मैदान की बात कर लेते हैं हम। अगर हम बोलते हैं वेल्ड, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पाया जाता है, वेल्ड घास का मैदान कहाँ पे पाया जाता है। अगर हम बात करते हैं पुस्ताज, पुस्ताज घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। और बात करते हैं पंपास, पंपास घास के मैदान कहाँ पर पाए जाते हैं। और बात करते हैं लानोज, लानोज कहाँ पर पाए जाते हैं। ये आपको फटाफट बताना है। कंपास कहाँ पाया जाता है, कंपास कहाँ पाया जाता है। और डाउन्स तो आप लोग देख ही लिए, डाउन्स आप लोग देख ही लिए कहाँ पर पाए जाते हैं। चलो फटाफट इसका आंसर लिख लेते हैं। अगर वेल्ड की बात करते हैं तो ये कहाँ पर पाए जाते हैं, वेल्ड कहाँ पाए जाते हैं, ये साउथ अफ्रीका में पाए जाते हैं। ठीक है, साउथ अफ्रीका में वेल्ड घास के मैदान पाए जाते हैं, यह भी आपको याद रखना है, साउथ अफ्रीका में। अगर हम पूछताछ की बात करते हैं तो पूछताछ घास के मैदान हंगरी में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं, हंगरी में पाए जाते हैं। अगर हम कंपास की बात करते हैं तो कंपास कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, अर्जेंटीना में पाए जाते हैं। अगर हम बात करते हैं लानोज की तो ये वेनेजुएला में, वेनेजुएला में ये घास के मैदान पाए जाते हैं, ये भी आपको याद रखना है। और अगर कंपास की बात करते हैं तो ये ब्राज़ील में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, ब्राज़ील में पाए जाते हैं। ये इतना आपको याद रखना है। डाउन्स का बता ही दिया हमने, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाते हैं। ये आपको इतना घास के मैदान याद रखने हैं। अच्छा, इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया में इस ऑस्प्रे गिद्ध का सफलतापूर्वक प्रजनन किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पांचवा हमारा है कि हाल ही में बिम्स्टेक के महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए, इंद्रमणि। ऑप्शन नंबर बी, तोजिंग लेंगफेल। ऑप्शन नंबर सी, जॉन फोसे। ऑप्शन नंबर डी, क्लाउडिया गोल्डन। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बिम्स्टेक की। ठीक है, किसकी बात करते हैं हम लोग, बिम्स्टेक की, बिम्स्टेक की, बिम्स्टेक। अब बिम्स्टेक में अभी क्या हुआ है, उनके महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। किसको किया गया है, महासचिव के रूप में नियुक्त इनको किया गया, इंद्रमणि को। ठीक है, इंद्रमणि को। अच्छा, ये किसकी जगह पे, अगर बात करते हैं इसके पहले कौन थे, किसकी जगह पर इन्हें नियुक्त किया गया है, तो इसके पहले जो थे उनका नाम था, उनका नाम था तोंजिंग, तोंजिंग लेकफेल। कौन थे, तोंजिंग लेकफेल, तोंजिंग लेकफेल, तोंजिंग लेकफेल यहाँ का इनका नाम था पहले, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं इंद्रमणि की, तो इंद्रमणि पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं, पहले भारतीय हैं जिनको बिम्स्टेक का महासचिव बनाया गया है, ये आपको याद रखना है। अगर इंद्रमणि की और बात करते हैं तो 1990 के आईएफएस, आईएफएस अधिकारी रह चुके हैं, ये आपको एक्स्ट्रा याद रखना है। ठीक है, अच्छा, इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इंद्रमणि होगा। ठीक है, और तोंजिंग लेकफेल बता ही दिया, इसके पहले थे, पहले थे। अगर हम बात करते हैं जॉन फोसे की, जॉन फोसे की बात करते हैं तो इनको अभी हाल ही में साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। किसमें मिला है, साहित्य में नोबेल पुरस्कार मिला है। और क्लाउडिया गोल्डन की बात करते हैं, तीनों इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में, इकोनॉमिक्स में अभी नोबेल पुरस्कार मिला है, ये आपको याद रखना है, नोबेल पुरस्कार
इकोनॉमिक्स मिला है, आपको याद रखना है। नोबेल प्राइज कितने क्षेत्र में दिया जाता है? 6 क्षेत्र में दिया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, ठीक है। चलो थोड़ा सा बात करते हैं बिम्स्टेक की। ठीक है, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक्स कॉर्पोरेशन। ठीक है, ये होगा बिम्स्टेक का फुल फॉर्म। अगर बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना हुई थी 6 जून 1997 को, 6 जून 1997 इसकी स्थापना हुई थी। अगर बात करते हैं इसमें कितने देश आते हैं, इसमें बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड जैसे देश इसमें शामिल है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। छठा क्वेश्चन हमारा है, देश का पहला नौसेना शौर्य संग्रहालय किस राज्य में बनाया जाएगा? तो किस राज्य में बनाया जाएगा? ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर सी झारखंड, ऑप्शन नंबर डी लद्दाख। और इसकी आंसर की बात करते हैं, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सही होगा, उत्तर प्रदेश। हम बात करते हैं नौसेना। ठीक है, नौसेना संग्रहालय की, संग्रहालय की। अच्छा, नौसेना संग्रहालय कहाँ पे बन रहा है? पहला तो बन रहा है ये यूपी में। यूपी में बात करते हैं कहाँ पे बना है? यूपी में, लखनऊ में बन रहा है। कहाँ पे बन रहा है? लखनऊ में बन रहा है, ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे बन रहा है? ये लखनऊ में बन रहा है। अच्छा, यहाँ पर क्या होगा? ये संग्रहालय है तो यहाँ पर चीजें रखी जाएंगी। और कौन कौन सी चीजें रखी जाएंगी? जैसे नौसेना से रिलेटेड जो भी मिसाइलें हैं, ठीक है, मिसाइल, पनडुब्बी, ठीक है, पनडुब्बी, और भी चीजें जो है जैसे युद्धपोत हो गया, ठीक है, युद्धपोत हो गया, टारपीडो वगैरह यूज करते हैं, ठीक है, टारपीडो वगैरह यूज करते हैं, ये सभी यहाँ पर रखे जाएंगे। ठीक है, मतलब कि हम लोग यहाँ पर जो 5000 साल, ठीक है, 5000 साल पुराना जो भी नौसेना से रिलेटेड चीजें हैं, ठीक है, जो भी मिसाइलें या पनडुब्बी है 5000 साल पुराने से जो भी हैं, उनको इस संग्रहालय में रखा जाएगा। और जिससे लोग जाएं, यहाँ पर देखें, घूमें टहलें और अपने इंडियन नेवी के इतिहास के बारे में जानें, जानकारी एकत्रित करें। ठीक है, ये कहाँ पर है? यूपी के लखनऊ में इसका संग्रहालय बनाया जाएगा। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। अगर नौसेना की बात हुई है तो थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इंडियन आर्मी की। तो इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? ये 15 जनवरी को मनाया जाता है। अगर इंडियन नेवी डे की बात करते हैं, ये 4 दिसंबर को मनाया जाता है। इंडियन एयरफोर्स डे की बात करते हैं तो ये 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर ITBP मतलब इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की बात करते हैं, ये 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। अगर इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो 1 फरवरी को मनाया जाता है। और CRPF सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स की बात करते हैं तो 27 जुलाई को इनका दिवस मनाया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और दूसरा बात करें, इंडियन आर्मी के जो हेड हैं इसमें मनोज पांडे हैं। कौन सा नंबर था इनका? 29वां नंबर है, ये आपको याद रखना है। इंडियन नेवी की बात करते हैं तो एडमिरल R हरि कुमार है, ये 25वें नंबर पे है, ये भी आपको याद रखना है। और इंडियन एयरफोर्स की बात करते हैं तो एयर चीफ मार्शल BR चौधरी हैं, आपको याद रखना है, 27 नंबर के हैं, यह भी आपको याद रखना है। ITBP की जो हेड है आपको बता दें कि अनीश दयाल सिंह है। कौन है? अनीश दयाल सिंह है, ये भी आपको याद रखना है। इंडियन कोस्ट गार्ड की बात करते हैं तो राकेश पाल हैं, इसमें हेड आपको याद रखना है, राकेश पाल। ठीक है, बात करते हैं CRPF के जो हेड हैं डॉक्टर सुजय लाल थोसेन करके हैं। ठीक है, सुजय लाल थोसेन है, आपको CRPF के हेड आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट सेशन पे। नेक्स्ट सेशन हमारा है कि 37वें राष्ट्रीय खेल किस राज्य में आयोजित किए जा रहे हैं? 37वां राष्ट्रीय खेल किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? ऑप्शन से देख लेते हैं हम लोग। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए गुजरात, ऑप्शन नंबर बी असम, ऑप्शन नंबर सी गोवा, ऑप्शन नंबर डी त्रिपुरा। अब हम बात करते हैं कि 37वां जो राष्ट्रीय खेल है, ठीक है, 37वां जो राष्ट्रीय खेल है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिटेल में जानते हैं। ठीक है, 37वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हो रहा है, सबसे पहले ये जानना है हमें। अच्छा, कहाँ पर हो रहा है? ये होगा गोवा राज्य में। कहाँ पर होगा? गोवा राज्य में। और ये पहली बार हो रहा है। कब हो रहा है? ये पहली बार हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। दूसरा अगर बात करते हैं, ये कब से कब तक होगा? कब से कब तक होगा? ये 26 अक्टूबर से, 26 अक्टूबर से मतलब कि कल से स्टार्ट होगा और ये 9 नवंबर तक होगा। कब तक होगा? 9 नवंबर तक होने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है। और बात करते हैं इसमें कौन उद्घाटन करेगा, ये कौन करेगा इसका उद्घाटन? इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी करेंगे। कौन करेंगे? नरेंद्र मोदी करेंगे, ये भी आपको याद रखना है, नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन
करेंगे। अगर बात करते हैं इसका मैस्कोट की, जिसको बोलते हैं शुभंकर, ठीक है, इसके शुभंकर की बात करते हैं, मैस्कोट की बात करते हैं, तो क्या है, मोंगा। क्या है, मोंगा इसका है। ये मोंगा है क्या, मोंगा एक प्रकार का पक्षी है, ठीक है, इंडियन पक्षी है, ये आपको याद रखना है। शुभंकर इसका यही रखा गया है। अगर बात करते हैं इसमें कितने खिलाड़ी होंगे, ठीक है, कितने खिलाड़ी इसमें अगर होंगे, कितने खिलाड़ी होंगे, इसमें होंगे 10,000, ठीक है, 10,000 प्लस खिलाड़ी होने वाले हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं कितने स्थान पे होगा ये, तो कितने स्थानों पर ये चलने वाला है, ये कितने स्थानों पे चलने वाला है, 28 स्थानों पर ये खेला जाएगा। और इसमें कितने खेल हैं, ठीक है, कितने खेल हैं इसमें, अगर खेल की बात करते हैं तो इसमें 43 प्लस गेम है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं 36 नंबर का, अगर हम 36 नंबर की बात करते हैं, 36वां राष्ट्रीय खेल कहाँ पर हुआ था, कहाँ पर हुआ था, ये वाला हुआ था गुजरात में, ठीक है, कहाँ पर हुआ था, गुजरात में। और जो जीता था, जो सबसे ज्यादा मेडल जीता था, वो कौन जीता था, ये महाराष्ट्र जीता था, ये आपको याद रखना है, महाराष्ट्र ये गेम जीता था, ये आपको याद रखना है। हाँ, ये हर साल कितने साल पे होता है, ये कितने साल पे होता है, हमेशा ये 2 साल पे होता है, ठीक है। 2023 में हो रहा है, 2021 में पहले हुआ था 36वां, ये आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं भारत, ये कौन करता है, ठीक है, ये कौन स्टार्ट करता है, कौन सी संस्था है, कौन संस्था है, तो कौन सी संस्था है, ये है भारतीय ओलंपिक संघ, ठीक है, इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन बोल सकते हैं हम लोग, ठीक है, इंडियन ओलंपिक ऑर्गेनाइजेशन, ये भी आपको याद रखना है, भारतीय ओलंपिक संघ आपको याद रखते हैं। अगर बात करते हैं कि पहली बार जब हुआ था, कब हुआ था, तो पहली बार फर्स्ट टाइम जब हुआ था, पहली बार हुआ था 1940 में। कब हुआ था, 1940 में, कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे, ठीक है, उसमें बॉम्बे बोलते थे, अब मुंबई बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है। अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली, कहाँ पे है, नई दिल्ली है इसका हेडक्वार्टर। और अगर इसके हेड की बात करते हैं, ठीक है, इसके निर्देशक की बात करते हैं, कौन है, पीटी उषा इस समय है, कौन है, पीटी उषा है, ये आपको याद रखना है, ठीक है, पीटी उषा है, इसको आपको याद रखना है। 37वां राष्ट्रीय गेम अभी शुरू होने वाला है, इधर से खत्म होगा पैरा एशियन गेम, उधर से स्टार्ट होगा 37वां राष्ट्रीय खेल, ठीक है। ये इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा, ये राइट आंसर होगा, ठीक है, गोवा सही है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, 8वां वाला, उत्तर प्रदेश का पहला मिशन शक्ति कैफे किस जिले में खोला गया, इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए वाराणसी, ऑप्शन नंबर बी प्रयागराज, ऑप्शन नंबर सी कानपुर, ऑप्शन नंबर डी गोंडा। अगर बात करते हैं मिशन शक्ति कैफे, ठीक है, मिशन शक्ति कैफे की, मिशन शक्ति कैफे ये कहाँ पर हुआ, ये यूपी में हुआ, ठीक है। अब यूपी में तो सब जगह ऑप्शन में है, अब हम यूपी के अंदर जाते हैं तो गोंडा, यूपी का एक जिला है गोंडा, यहाँ पर मिशन शक्ति कैफे स्टार्ट किया गया है, ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, इसका उद्देश्य क्या है, इसका कैफे, इसका नाम तो पता चल रहा है कैफे से कैफे है, ठीक है, लेकिन इसका उद्देश्य क्या है। अच्छा, इसके उद्देश्य की अगर हम बात करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है महिला सशक्तिकरण, ठीक है, महिला सशक्तिकरण, सशक्तिकरण। एक और इसका उद्देश्य है, इसका और उद्देश्य क्या है, छात्रों को पौष्टिक भोजन देना, क्या है, छात्रों को, जो स्टूडेंट है उनको पौष्टिक भोजन देना, पौष्टिक भोजन देना इसका एक मेन उद्देश्य है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ये कहाँ पर स्टार्ट किया गया है, गोंडा में, इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।